हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप सब बढ़िया होंगे। 11th 12th के डिफरेंट टॉपिक्स का हम लोग कॉन्टिन्यूसली वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं। अब हमारा ऐप भी लॉन्च हो गया है प्ले स्टोर पे, कैम WS केमिस्ट्री वाले सर। डाउनलोड करें, वहां से डायरेक्ट आप वीडियोस देख सकते हैं, नोट्स अवेलेबल होंगे, DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स वहां अवेलेबल होंगी। तो जैसा कि ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं, Welcome to the channel Chemistry Wale Sir. You can download the app from App Store or Play Store. नोमेनक्लेचर। तो अब हम इस पे अपना काम शुरू करते हैं। आप हमारा जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड करें। वहां आपको मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल केमिस्ट्री रिलेटेड हो जाएगी, 9th 10th 11th 12th और इससे हायर जेई भी और इसके साथ नीट भी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पहली बात, जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई, ठीक है जी, अर्ली 19th सेंचुरी में, तो ये मानते थे कि जो आपके पास यूरिया है, शुगर्स है, ऑयल है, फैट है, डाइज है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही क्या कर सकते हो आप लोग, सिंथेसाइज कर सकते हो। सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स वर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स वाज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो हमें समझना क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स जिनको ऑर्गेनिक मैटर बोला गया, जिनको ऑर्गेनिक जिनको ऑर्गेनिक मैटर बोला गया, इनसे सिंथेसाइज हुआ, इनसे आइसोलेट हुआ, ऐसा माना जाता था। इनसे आइसोलेशन करवाया, क्लियर, किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जैसे कि यूरिया हुआ, जैसे कि शुगर्स हुए, और जैसे कि आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हुए, जैसे कि डिफरेंट टाइप की आपके पास फैट्स हुई, या फिर आपके पास डिफरेंट डाइज हो गई हैं। जैसे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे सब पता चलेगा आपको। जैसे कि डिफरेंट प्रोटीन्स हो गए, ऐसे आपके पास विटामिन हो गए। ठीक है जी, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आइसोलेट किए जा सकते हैं, ऐसा अर्ली 19th सेंचुरी में माना जाता था। ऐसा अर्ली 19th सेंचुरी में माना जाता था। ठीक है जी, तो जो इस पूरे को स्टडी करे, क्लियर, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो इसको स्टडी करे, क्लियर, उसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया। क्लियर? ऊपर जो दिया हुआ है उसी को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला हुआ है। ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री जो इन कंपाउंड्स को स्टडी करे, स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स which are isolated from living organisms, living organisms। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो सिंथेसाइज हो जाए, आइसोलेट हो जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो आपके पास सिंथेसाइज हो जाए, और उन कंपाउंड्स की स्टडी को हमने क्या बोल दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस इसी से एक बात को बहुत ज्यादा फोर्स मिला, वो था बर्जीलियस की थॉट, वाइटल फोर्स थ्योरी। इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन बन सकता है इस पे। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, इसका सिंपल मीन है, वाइटल का मतलब होता है जीव, मीन लिविंग, मीन जो जिंदा हो, इसका मतलब होता है लिविंग, जो जिंदा हो। वाइटल फोर्स थ्योरी इसको दिया किसने? गिवन बाय, जैसा कि मैंने आपको बताया, बर्जीलियस। गिवन बाय बर्जीलियस, इसको दिया था, साइंटिस्ट का नाम है बर्जीलियस, BERZELIUS, इट इज बर्जीलियस। अब बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी 1815 में। तो इन भाई साहब का क्या कहना था? वाइटल फोर्स थ्योरी में साफ लिखा हुआ है,
वाइटल फोर्स थ्योरी में साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्लियर, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आर प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस, कुछ चमत्कार, क्लियर, सम मिस्टीरियस, कुछ चमत्कारी, और मिस्टीरियस क्या था, ऑर्गेनिक, मिस्टीरियस आपके पास क्या था, मिस्टीरियस आपके पास क्या था, वाइटल मीन जिंदा लोग, क्लियर, मिस्टीरियस फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स कुछ चमत्कारी शक्ति है, क्लियर, एग्जिस्टिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसके अंदर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, उस पावर से, उस चमत्कारी पावर से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकते हैं। दिस मिस्टीरियस फोर्स वाज कॉल्ड द वाइटल फोर्स। इसी मिस्टीरियस फोर्स को, इसी मिस्टीरियस फोर्स को, इसी मिस्टीरियस फोर्स को आप लोगों ने क्या बोल देना है, वाइटल फोर्स। इसी मिस्टीरियस फोर्स को आप लोगों ने क्या बोल देना है, वाइटल फोर्स, जिंदा पावर, क्लियर। तो सच मिस्टीरियस फोर्स कांट बी क्रिएटेड, इसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, एक बात समझे कि ये है क्या, ये है क्या, ये वाइटल फोर्स है, ये जिंदा लोगों की पावर है, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, क्लियर। तो इसको आप आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो बर्जीलियस के अकॉर्डिंगली इट इज इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, ऐसा बोला बर्जीलियस ने। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट, इट इज इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज, यह इम्पॉसिबल है सिंथेसाइज करना, यह इम्पॉसिबल है सिंथेसाइज करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। किसने कहा, बर्जीलियस ने। बस उसी को बोला गया क्या, उसी को बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी, उसी को कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। अब हुआ क्या, 15 साल, अप्रोक्सीमेट 13 साल बाद, 1815 के बाद 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी का हो गया कांड। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी को लात मार के भगा दिया गया। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल फालतू की बात कर रहा है, कोई मिस्टीरियस फोर्स है, उसी से आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्लियर। वो था आपके पास 1818 में एक साइंटिस्ट है, WOHLER, इसको बोलते हैं होलर, क्लियर, इट इज प्रोनाउंसिएट एज द होलर। इन भाई साहब ने क्या किया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर, यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लेबोरेटरी में। यूरिया आप जानते हैं, हम मैमल्स हैं, हम यूरिया को अपने यूरिन में क्या करते हैं, बाहर थ्रो करते हैं। हमारा सिक्रेशन जो यूरिन में यूरिया के फॉर्म में सिक्रेशन होता है यूरिया का, क्लियर है। तो अब जो मैं बोलना चाहता हूं, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में 1828 में होलर ने किया। तो यहां से वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो भाई साहब वाइटल फोर्स थ्योरी को जिस फॉर्म में लेकर है उसी फॉर्म में बाहर हो गए। इन्होंने कैसे किया होलर ने, इन्होंने अमोनियम साइनेट NH4CnO, NH4CnO को हीट किया, NH4CnO को हीट किया, तो उससे जो बना वो था NH2CONH2, क्लियर। तो आप सोचिए, जो इतनी बड़ी थॉट 13 साल तक जिंदा है कि सिर्फ चमत्कारी शक्तियों से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, उसको सडन झटका लगा 1818 में और वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी तरह से खत्म कर दी गई। और ये जो NH4CnO है, इसको भी उसने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले बनाया। तो आप सोचिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से NH4 अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी, जिसको आप 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, ACNO पोटेशियम साइनेट, मैं लिख देता हूं इनके नाम। पहले वाले का नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा आपके पास है पोटेशियम साइनेट, क्लियर है,
पोटेशियम साइड, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो कीटायन विद एनायन, ये NH4CNO बन गया। उसको फर्दर जब हीट किया तो ये NH2CO NH2 क्या बन गया जी, यूरिया। हीट करने से तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ लेबोरेटरी में फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई है। इसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि एक चीज कोई मार्केट में आ गई तो लगातार फिर उसके बाद क्या होता है कि कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं। तो दूसरी जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कांड हुआ वो 1845 में हुआ। 1845 में एक साइंटिस्ट थे, कोलबे, बोलबे नहीं, कोलबे, कोलबे, क्लियर। इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया। एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया, ये वही है जो आप नूडल्स में, क्लियर, अनियन मांगते हो रेस्टोरेंट में जाकर कि सिरके वाला प्याज दो, ये सिरका है, ये सिरका है, ठीक है ना, सिरका बोलते हैं इसको। विनेगर वाला प्याज दे दो, इसको विनेगर भी बोलते हैं, इसको विनेगर भी बोलते हैं। तो सिरके वाला प्याज दे दो, नूडल्स में डाल के खा जाते हो इसको आप लोग, क्लियर ना। तो ये आपके पास एसिटिक एसिड है, इसको आप नूडल्स में डाल के खा जाते हो, क्लियर। तो कुल मिलाकर एसिटिक एसिड को 1845 में कोलबे ने सिंथेसाइज किया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो एलिमेंट्स की हेल्प से सिंथेसाइज हुआ। 2 कार्बन, हाइड्रोजन, यहां आपके पास है इलेक्ट्रिक आर्क, यहां आपके पास है इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है जी। इससे सबसे पहले इथाइन बना, फिर इथाइन जो बना, ये इथाइन आपके पास जो बना, इथाइन जो बना उस पे डाइल्यूट H2SO4, क्लियर, और मर्क्यूरिक सल्फेट की रिएक्शन सी, पूरी रिएक्शन आएंगी अल्काइन चैप्टर में। इससे एसिटाइलडेट बना। पूरा ये हाइड्रेशन का प्रोसेस है, ये पूरा की पूरा हाइड्रेशन का प्रोसेस है। बस आपको बस एक लाइन याद रखनी है, जो हमारे होलर भाई साहब थे उन्होंने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और जो एलिमेंट से कंपाउंड बना एसिटिक एसिड वो बनाकर दिया हमें कोलबे ने। इन्होंने भाई साहब ने ऑक्सीडेशन करवाया फर्दर, तो आपके पास आपके सिरके वाले प्याज का प्रबंध हो गया। इसको बोलते हैं विनेगर, सिरका। कुल मिलाकर जो हमारे पास एक थॉट थी उसका पूरी तरह से एंड कर दिया गया, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। और उसके बाद फिर यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया गया, और एलिमेंट की हेल्प से आपने किसको सिंथेसाइज कर दिया, एसिटिक एसिड को, क्लियर है। उसके बाद तो फिर ये धीरे 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 ऐसा काम चलता रहा। तीसरी जो घटना बेचारे वाइटल फोर्स थ्योरी के साथ घटी वो 1856 में घटी, 1856 में, क्लियर। 40 साल तक उसको पीटते रहे बेचारे को, 13 साल तक राज कर पाया वो आपके पास था बर्थेलोट, BERTHELOT, क्लियर। इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने मिथेन सिंथेसाइज किया इन द लेबोरेटरी। अब मैंने आपसे कहा था एक बार पड़ोसियों का लड़का कोई अच्छा काम करने लग जाए तो पूरे मोहल्ले में आग लग जाती है कि अब हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ये मोहल्ले में आग लगाई थी किसने, होलर ने, क्लियर। फिर लगी कोलबे को, फिर लगी बर्थेलोट को, इस तरीके से पूरे मोहल्ले में आग फैल गई। पहला यूरिया, दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा आपके पास मिथेन सिंथेसाइज हुआ। फिर तो एक लंबी लिस्ट आपके पास है। नाउ अब जो हम लोग इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ लोग बोलेंगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो कार्बन होना चाहिए, बच्चे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट में भी होता है, क्लियर ना। तो कार्बन होना चाहिए, क्लियर। तो कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है, इस बात में कोई मना नहीं कर रहा। कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है, इससे कोई मना नहीं कर रहा। कार्बन तो होना मस्ट है ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन का होना मस्ट है, कार्बन का होना मस्ट है। कार्बन नहीं होएगा तो बात नहीं बन सकती। अब इतना मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, लेकिन ये कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। तो भाई इसमें क्या कमी है, कैल्शियम कार्बोनेट में भी कार्बन है बट ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो इसमें कमी क्या है भाई। अगर कोई असर्शन रीजन बना दे ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो एक सुपर बकवास हो गई है, ऐसा कभी नहीं होता, गलत स्टेटमेंट है ये। तो कार्बन होने से ऑर्गेनिक नहीं होता है। इसके साथ में एक सेकंड एसेंशियल है, मैं मान रहा हूं, लेकिन होल सोल नहीं है। किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक बनाने के लिए
ये सोल क्राइटेरिया नहीं है, अकेला क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा इसमें एक चीज होनी चाहिए जिसको बोलते हो आप लोग होमोलोगस सीरीज। अगर किसी के पास कार्बन हो और एक जनरल फॉर्मूला हो, एक जनरल फॉर्मूला हो, एक जनरल फॉर्मूला हो, तब आप उसे ऑर्गेनिक कहेंगे, तब आप उसे ऑर्गेनिक कहेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कार्बन मस्ट है, हाँ जी है, कार्बन मस्ट, हाँ जी है, होमोलोगस सीरीज का होना मस्ट है, बिल्कुल है। क्लियर? तो हमने क्या कहा, इसको कुछ बुक्स ऐसे लिख देती हैं, कैसे कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, chemistry of hydrocarbons and their derivatives। लेकिन मैंने आपको बड़ा सिंपल सा क्लियर कर दिया है, होमोलोगस सीरीज जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आप ढंग से समझेंगे। जैसे CnH2n 9वीं 10वीं में आप पढ़कर आए हैं, इसको आप कलेक्टिवली बोलते हैं एल्केन। ठीक है जी, एल्केन पूरी एक हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड है, जिनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सैचुरेटेड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स है। ठीक है जी, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है जी, तो CnH2n+2 एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो उसका ये मेंबर, हमारे पास मीथेन, एक कार्बन पुट कर दो कार्बन पुट कर दो इथेन, 3 कार्बन पुट कर दो प्रोपेन, 4 कार्बन पुट कर दो ब्यूटेन, 5 कार्बन लिख दो आपके पास। तो मेरे कहने का मतलब सीखो मैं क्या कह रहा हूं कि होमोलोगस सीरीज का मेंबर है मीथेन। सो मीथेन में कार्बन भी है, मीथेन में कार्बन भी है, मीथेन में कार्बन भी है, एंड मीथेन इज द मेंबर ऑफ homologous series, homologous series, that is the alkane general formula CnH2n+2। एक जनरल फॉर्मूले का मेंबर है कौन? मीथेन। दैट्स व्हाई मीथेन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसीलिए मीथेन को हम लोगों ने क्या बोल दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया है। मीथेन को इसीलिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया है। अब आप होमोलोगस सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो होमोलोगस सीरीज के बारे में मैं आपको जनरल बताना शुरू करूं, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बॉन्डिंग की तरफ बढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग कैसे हो सकती है। तो थोड़ा सा बढ़े हम लोग, बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग। लो जी, हेडिंग हमने लिखी बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसमें थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का टच लगेगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। पहली बात, अगर मैं एल्केन्स की बात करूं, अगर मैं एल्केन्स की बात करूं, ठीक है जी, आपको फॉर्मूले भी लिखने आनी चाहिए ना, स्ट्रक्चर भी तो आपको लिखने आनी चाहिए ना, तभी तो नोमेनक्लेचर की हम फाउंडेशन सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एल्केन्स में मीथेन के बारे में सोचता हूं। मीथेन में 4, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो आपको बताया हुआ है कि अगर सिग्मा बॉन्ड 4 हो तो कार्बन की सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिड स्टेट होगी वो होगी sp3, वो होगी sp3, वो होगी sp3। और sp3 हाइब्रिड स्टेट का जो बॉन्ड एंगल है, क्लियर, जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.28 डिग्री। क्लियर? और उसको बनाने का तरीका, क्योंकि 109 स्ट्रक्चर प्लेन में तो आ नहीं सकता, ये स्ट्रक्चर कैसा होएगा? नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। तो उसे लिखने का तरीका आपके पास ये है। ठीक है जी, अब इसको भी मैं एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन में लेकर चलूं। क्लियर? तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड जो हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं वो प्लेन में है। उसके बाद 2 आपके पास बॉन्ड जो है उन्हें दिखाने का तरीका बदला है हम लोगों ने। इसको मैं बोलता हूं डैश और इसको मैं बोलता हूं WEDGE वेज।
और यहां एच है, यहां एच है। तो इस बात को यूं समझें कि जो वेज वाला फॉर्मूला है, क्लियर, ये जस्ट फार फ्रॉम व्यूअर है। फार, आप इसको देख रहे हो ना, जस्ट टूवर्ड्स फ्रॉम द व्यूअर है। क्लियर, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं। ये टूवर्ड्स व्यूअर है, व्यूअर की तरफ है, टूवर्ड्स व्यूअर है, व्यूअर की तरफ है, ये टूवर्ड्स व्यूअर है, ये व्यूअर की तरफ है, टूवर्ड्स व्यूअर है। जबकि जो डैश वाला है ये फार फ्रॉम व्यूअर है, आपसे दूर है, फार फ्रॉम व्यूअर है, ये व्यूअर से दूर है। तो ये एग्जैक्ट इसका 3D अरेंजमेंट हुआ, फार फ्रॉम व्यूअर है। तो किसी भी स्ट्रक्चर में sp3 हाइब्रिड होने पर उसको हमें टेट्राहेड्रल फॉर्म में लिखना है। और अब आते हैं हमारे 1874 में। देखिए, एक पूरी सीक्वेंस है, पूरी चीज है, पूरी क्रोनोलॉजी है। 1874 में लीबेल एंड वेंटहोफ, लीबेल एंड वेंटहोफ, इन भाई साहब ने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में बताया था। इन भाई साहब ने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में बताया था। लीबेल एंड वोंटहोफ ने 1874 में ये प्रिडिक्ट किया कि कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड जो हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे 109.28 डिग्री। वैसे इसको बोलने का तरीका होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है जी, जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, जो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अब ये इसका 3D फॉर्म हो गया, और 3D फॉर्म में मैंने बता दिया कि वेज और डैश में से जो WDGE है वो व्यूअर की तरफ है, आप व्यूअर हो तो आपकी तरफ है, और जो डैश है वो आपसे दूर की तरफ है। ठीक है जी, और इसको हम लोग स्पेशियल अरेंजमेंट भी बोलते हैं, इसको हम 3D अरेंजमेंट भी बोलते हैं। 3D बोल दीजिए, या इसको स्पेशियल अरेंजमेंट भी बोल दीजिए, स्पेस की अरेंजमेंट। इसको आप लोग स्पेस की अरेंजमेंट या स्पेशियल अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर आपके पास हुआ। अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने के तरीके सीखने हैं। क्लियर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं लिखूं कैसे। एक तो था कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक होएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है जी, इसके बाद बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक होएगा पॉलीगॉन फॉर्मूले। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट देकर ही लिखता हूं, अगले पेज पे लिख देते हैं इसको। नाउ लिसन, मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले ऐसी छोटी मोटी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है जी, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेरे पास इसके लिए 4 मेथड हैं। ठीक है जी, मेरे पास इसके लिए 4 मेथड हैं। और कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं कर रहे आप, बड़ा सिंपल सिंपल सा काम कर रहे हो। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखो, तो मुझे लगता है आप कहीं भी दिक्कत में नहीं आओगे। तो पहला आपके पास है कंप्लीट, पहला आपके पास है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है अभी बताते हैं। दूसरा आपके पास है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है जी, फिर आपके पास है इसके बाद बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। फिर आपके पास है जैसे कोई रिंग स्ट्रक्चर हुए, पॉलीगॉन फॉर्मूले, पॉलीगॉन फॉर्मूले। ठीक है जी, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड, बॉन्ड लाइन और पॉलीगॉन। ठीक है जी, तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ये है क्या। क्लियर, इसमें आपने बस करना क्या है, जो कार्बन्स है, क्लियर, इसमें आपने जो कार्बन्स है और उनके बीच में जो बॉन्ड बने, इसको यूं समझे कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक डैश से शो करना है,
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को आपने डैश से लिखना है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को डैश से लिखना है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को डैश से लिखना है। डबल कोवलेंट बॉन्ड को, डबल कोवलेंट बॉन्ड को, ये तो डैश हो गया, हाइफन बोल दीजिए। इसको आपने शो करना है इस तरीके से जैसे इक्वल का साइन हो। क्लियर। एंड ट्रिपल डैश, ट्रिपल हाइफन, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को आपने लिखना है इस तरीके से, ट्रिपल बॉन्ड, 3 हाइफन। ठीक है जी। तो ये सिंगल डबल ट्रिपल को शो करने का तरीका हुआ। इसके अलावा कभी अगर हिटेरो आइटम आ जाए, ये हमारा पहला मेथड चल रहा है। अगर कहीं भी एक हिटेरो आइटम आ जाए, क्लियर, जैसे हिटेरो आइटम समझिए आप, फिर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई भी करूंगा। कहीं भी हिटेरो आइटम आ जाए, हिटेरो आइटम एक्सेप्ट कार्बन, सारे हिटेरो आइटम ही है। कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा, क्लियर, डिफरेंट एटम कार्बन के अलावा, एक्सेप्ट कार्बन सारे हिटेरो एटम ही हैं, एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है जी। अगर किसी को समझना हो तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लियर, ऐसे एक लंबी लिस्ट आप बना सकते हो, फॉस्फोरस एटसेट्रा जोड़कर। ये सारे के सारे हिटेरो एटम हैं। क्लियर। हिटेरो एटम है सारे के सारे। और जो उनपे लोन पेयर्स हैं उनको आप शो करें ना करें आपकी चॉइस है। क्लियर। ये चॉइस बेस है, पता होना चाहिए कि उस पे है, ये चॉइस बेसिस है। आपको लग रहा है कि लोन पेयर आप लिखकर खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो तो लिख दीजिए, अदरवाइज लिखना नहीं लिखना चॉइस बेस हो सकता है। ठीक है जी। तो जैसे कि मेरे को कोई बोलेगा अब आप इथेन का मुझे एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दो, तो मैंने सबसे पहले इथेन लिखा। मुझे पता है कि ये भाई साहब का फॉर्मूला C2H6 है, और मैं इसको सिंगल सिंगल बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा। लेकिन हर बार ऐसा लिखना आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे जैसे आप सीखते चले जाओगे आपके लिए काम आसान हो जाएगा। कोई बोलेगा मुझे इथीन लिखना है, मुझे पता है कि ये एक एल्कीन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो C2H4 लिखा, C डबल बॉन्ड C लिखा, यहां HH लिख दिया। ठीक है जी। तो ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर आपने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया। इसी तरीके से जब आप मूव करोगे, मान लीजिए आपके दिमाग में इथाइन आ रहा है, मान लीजिए आपके दिमाग में इथाइन आ रहा है। इथाइन आपको पता है एल्काइन कैटेगरी का मेंबर है। इसका फॉर्मूला C2H2 होएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होएगा, यहां HH होएगा। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये इथाइन बन जाएगा। ठीक है, ये इथाइन बन जाएगा। ऐसे कोई आपसे बोलेगा मिथेनॉल, ये CH3OH हो गया। यहां आपके पास, अब देखिए यार, लोन पेयर आप शो करना चाहें तो आपकी चॉइस है। ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। बस आप कॉन्टिन्यूअसली वीडियो के टच में रहे तो आप सारी बातों को समझ पाएंगे। अब अगर मुझे इनको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे इनको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है, समराइज फॉर्म में मैं डाल देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा है कि आप खुद लिखें इसको। ठीक है जी। अच्छा है कि लिखें आप, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और फिर कॉपी करना चाहें तो बाद में कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। और वैसे आपके आई बटन पे जाए आप, तो मैंने लिंक में इसके नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे हमारे ऐप पे भी ये सब मिल जाएगा आपको, वहां से भी नोट्स को डाउनलोड कर लें। क्लियर। बड़े हेल्पफुल होंगे आपके लिए अगर ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेते हैं तो। ये यहां से हमने तीसरे पेज पे आए थे, ये हमारा फर्स्ट पेज है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐप पे भी अवेलेबल है, लिंक में भी अवेलेबल है, एज योर विश, जैसा आप चाहें कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो हमारे पास है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बस इकट्ठा करके लिख देना है उसको, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसको इकट्ठा करके लिख देना है, वो उसका हो जाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए देखते हैं। ये लो जी, हमारे पास है कंडेंस्ड, सेकंड नंबर पे आ गया हूं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
अब मान लीजिए आपको किसी ने कहा है कि आपको इथेन लिखना है, बस ये मेथड हो गया। जो पीछे आपने लिखा था ना ये वाला, उसको इकट्ठा करके लिख दो, बस इसमें कुछ खास नहीं करना। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको एब्रीविएट, क्लियर, बस आपको डैश वैश गायब कर देने। जो सिंगल डबल बॉन्ड है उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, ताकि वो पता चले कि एल्कीन एल्काइन है। तो इन्हीं फॉर्मूलों को अगर मैं यहीं शो कर दूं तो ये CH3 इसका कंडेंस हो गया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंडेंस्ड हो गया, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH कंडेंस्ड हो गया, ये CH3 OH ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। जैसे एसिटिक एसिड कोल्बे ने सिंथेसाइज किया, बोल्बे नहीं कोल्बे, क्लियर। ये CH3COOH हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं ढंग से तो ये बॉन्ड हुआ, ये लो जी, इस पूरे को फैलाकर लिख लें तो इसका आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाना है। ठीक है जी, तो ऐसे ढेरों फॉर्मूले आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रोपाइन लिखना है, ये प्रोपाइन हो गया। और वैसे हम कंडेंस्ड से ही बढ़िया तरीके से अपने नोमेनक्लेचर को आगे लेके जा पाएंगे। क्लियर है? इसके बाद फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन ये टाइम बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है। ये आपके पास आजकल की सबसे बड़ी डिमांड टाइम सेविंग, ये टाइम सेविंग मेथड है। बस इसको ढंग से समझ लें आप तो आप इसके फैन हो जाएंगे। क्लियर? बॉन्ड लाइन नोटेशन इसके स्टार्ट हुआ है, वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन पे। तो मैंने आपको बताया ये टाइम सेविंग का बहुत बढ़िया तरीका है। इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को कभी भी, कार्बन एंड हाइड्रोजन को कभी भी हम इसमें नहीं लिखते हैं। क्लियर ना? इनको कभी भी फॉर्मूले के अंदर शो नहीं करते। दूसरी बात, यहां हर एक टर्मिनल, हर एक एंड एक मिथाइल है। टर्मिनल यहां, टर्मिनल का मतलब है एंड, एक मिथाइल ग्रुप है। बस स्पेसिफिकली जो हिटेरो एटम्स होंगे, जो हिटेरो एटम्स होंगे उनको आपने शो करना है, उनको आपने शो करना है। ठीक है जी? और पूरा के पूरा मोलिक्यूल इन द जिग जग वे में शो करना है। वो मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूं, जिससे आप एग्जैक्टली चीजों को क्लियर कर पाएंगे। एग्जैक्टली चीजों को क्लियर कैसे करेंगे आप? देखिए अब हम करते क्या है, अगले पेज पर जाकर सीखते हैं इसको। मान लीजिए आपको एक स्ट्रक्चर लिखना है जिसका नेम है 3 मिथाइल। मिथाइल की पोजीशन 3 नंबर पर है, ऑक्टेन। ठीक है जी? तो यहां होएगा क्या, एक कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन ये रहा, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ। तो कॉर्नर जैसा कि मैंने आपको बताया था, टर्मिनल जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसको इंडिकेट करते हैं? मिथाइल को। और हर एक ये जो डॉट है, यहां कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन हम लिखते नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको पहला मॉडल चल रहा है, पहला एग्जाम्पल चल रहा है इसलिए लिखकर बताया है। ये लो, ये हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है? अब हमारे पास 1 ये रहा, सेकेंड ये रहा, थर्ड ये रहा। तो थर्ड से हमें करना क्या है, हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह पर मिथाइल लगाना है। ठीक है जी? तो ये एग्जैक्टली 3 मिथाइल क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ऐसे कोई बोलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसको समझाए है क्या? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टर्मिनल्स हैं वो मिथाइल है, टर्मिनल्स CH3 है, और यहां जो है वो CH2 है। 3 वैलेंसी वहां CH है, 2 वैलेंसी वहां CH2 है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर है जिसको देखकर आपको समझना है कि ये
कौन सा मोलिक्यूल है। ठीक है जी, तो आपको समझना है कि कॉर्नर CH3 होएगा, फिर CH2 हो गया, फिर CH2। ये मैं आपको लर्निंग बता रहा हूं। और उसके बाद जैसा भी स्ट्रक्चर लिखा हो, अब समझ जाइए कि कॉर्नर मिथाइल है, कॉर्नर मिथाइल है, और जहां 3 वैलेंसी ऑलरेडी आ चुकी हैं, वहां कार्बन की सिर्फ एक ही वैलेंसी तो देनी है, तो वहां CH है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको पॉलीगोन के बारे में बात कर रहा हूं। जो 4 मेथड मैंने आपको बताए थे, पॉलीगोन मेथड। फिर हमारा सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, उसमें फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करेंगे, देन धीरे धीरे नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें समझना क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में ज्वाइंट हो। ठीक है जी, रिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात चल रही है, रिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात चल रही है। फिर उसको पॉलीगोन मेथड से हम शो करते हैं, उसको पॉलीगोन मेथड से शो करते हैं। इसमें कार्बन हाइड्रोजन को अभी भी आपने नहीं लिखना है, वो बाय डिफॉल्ट समझे जाएंगे कि वहां कार्बन हाइड्रोजन है, बाय डिफॉल्ट समझे जाएंगे। क्लियर। और जो कॉर्नर होएगा, किसी भी पॉलीगोन का जो कॉर्नर होएगा, वो कार्बन का ही रिप्रेजेंटेशन होने वाला है, वो कार्बन को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर वही बात कि ऑलरेडी जहां आपके पास ऑलरेडी 2 वैलेंसीज हों, तो वहां कार्बन को आप CH2 समझें, जहां 3 वैलेंसी हो वहां उसको आप CH समझें, और जहां आपके पास 4 वैलेंसी हो उस कार्बन को आप C समझेंगे, वहां उस कार्बन को आप C समझेंगे। ठीक है जी, यहां ऑलरेडी 3 वैलेंसी दे रखी है तो वो CH हो जाएगा, ऑलरेडी 4 वैलेंसी है तो वो C हो जाएगा, यहाँ CH वहां CH2। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है। मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर को बात कर रहा हूं, तो ये 2 वैलेंसी ऑलरेडी है, तो ये CH2 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 को इंडिकेट कर रहा है। और 6 कार्बन है तो पक्का ये हेक्सेन है, और रिंग है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रिंग साइक्लो, एंड 6 कार्बन आर हियर, हेक्सेन, इट इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो यहां आपके पास एक स्ट्रक्चर यहां इस तरीके से है। ओके, यहां आपने मिथाइल मिथाइल लिख दिया, जबकि लिखने की नीड थी नहीं, वो बाय डिफॉल्ट था। तो ये अकेला कार्बन है आपके पास, ये अकेला वाला कार्बन है, तो इस अकेले कार्बन पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, आगे CH2 लिखेंगे, आगे फिर CH2 लिखेंगे। ठीक है जी, यहां CH2 लिखेंगे, और यहां आप 2 मिथाइल लिखेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से। तो आप हो सकता है बात को समझ रहे हो। नेक्स्ट आपने क्या किया, कुछ इस तरीके से लिखा, तो आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या क्या काम कैसे कैसे करना है। यहां कार्बन है, यहां CH है, टर्मिनल पे मिथाइल होता है, यहां कार्बन है CH के साथ, यहां मिथाइल हुआ, ये CH2 हुआ, ये CH हुआ, ये मिथाइल हुआ, ये CH2 हुआ, टर्मिनल मिथाइल होएगा, जैसा कि ऑलरेडी हम कई बार आपको बता चुके हैं। ठीक है जी, तो ये पॉलीगोन मेथड हो गया, पॉलीगोन मेथड या फॉर्मूला। कॉर्नर हमेशा कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और साइड्स जो है, ये जो साइड्स है, ये जो साइड्स है, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो साइड्स है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है जी, और अगर कोई भी आपके पास फर्दर कार्बन हो तो मैंने आपको मेथड बता दिया किस फॉर्म में उसको हमने सीखना है और अरेंज करना है। और हेटेरो एटम हो तो उसके लिए तो उसका नाम लिखना ही पड़ेगा, सिंबल उसका लिखना ही पड़ेगा। अगर कोई हेटेरो एटम हो तो उसको लिखना ही पड़ेगा, और हेटेरो एटम हो तो उसको रिप्रेजेंटेशन के अंदर, अगर वो रिंग के अंदर भी आ रहा है तो उसके लिए कोई और अरेंजमेंट नहीं है, उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा, हेटेरो एटम को लिखना ही पड़ेगा। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन करते हैं, फिर चलेंगे हम क्लासिफिकेशन की तरफ। हमें कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सपेंड करके लिखो, CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा हल्का फुल्का कि हमें इसका रिप्रेजेंटेशन देना है, तो इस कार्बन को
हमने एक्सपेंड करके लिखा, इस कार्बन को फिर एक्सपेंड करके लिखा। अब आगे सी है, ठीक है जी। अब फिर आगे सी है, उसको एक्सपेंड करके लिखा, फिर एक्सपेंड करके लिखा। अब आपके पास जो O है वो डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 2 रह गई थी। अब कोई बच्चा कहता है सर मुझे इसको चेन के अंदर ही लिखना है, जैसे ही लिखा गया तो देखना वैलेंसीज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही आपके पास कहीं ना कहीं इम्बैलेंसिंग की तरफ बढ़ेंगी। बेचारा कार्बन यहां बिना 4 वैलेंसी के रह गया। दैट्स वाई ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्योरली गलत हो गया, जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्योरली सही हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में। कीटोन है वैसे, मैं आपको फिर भी बताता रहूंगा कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट आपके पास है जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 लिखकर होल थ्राइस किया गया, देन CH3 है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो लीजिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया है, ठीक है जी। CH2 3 बार है तो 3 बार लिखा गया है, और आगे CH3 लिख दिया गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया है। ओके, सेम है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, जो स्ट्रक्चर मैं आपको दूंगा इसको आपने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है और लाइन नोटेशन देना है, बोन नोटेशन। इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है और बोन नोटेशन फॉर्म में लिखना है, कंडेंस्ड एंड बोन नोटेशन, कंडेंस्ड एंड बोन नोटेशन। तो थोड़ा सा ध्यान से सुने, ये मैंने OH लिखा, यहां CH2 लिखा, ठीक है जी, यहां CH2 लिखा, फिर CH3 ब्रैकेट में डाल दिया गया है, क्लियर, फिर CH मिथाइल ब्रैकेट में डाल दिया गया है, और फिर CH3 लिख दिया गया है। अब थोड़ा सा भी टारगेट करेंगे तो इसका जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है OH हुआ, और ये यहां CH2 3 बार है, तो जैसा मैंने आपको बताया अगर एक ही चीज रिपीट हो रही हो तो उसको थ्राइस करके लिख दे, और मिथाइल के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर आपके पास है CH, और 2 मिथाइल इसी पर अटैच्ड हैं तो ट्वाइस करके लिख दें, तो इसका एक कंडेंस्ड फॉर्मूला बन गया, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बन गया। हाँ, अगर आप इसको बोन नोटेशन में डालना चाहते हो तो ये कॉर्नर हुआ, इस पे OH लगा दिया गया है, उसके बाद ये कॉर्नर CH2 है, फिर अगला CH2 है, फिर आगे फिर CH2 है, इस पर एक वैलेंसी है मिथाइल की, फिर आगे C है, इस पर एक मिथाइल है और दूसरा मिथाइल है, ये इसका बोन नोटेशन हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है कि कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपने C ट्रिपल बॉन्ड N, और उधर भी सीखा था आपने इस चीज को केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सिग्मा और पाई गिनने वाली थ्योरी। अब सबसे पहले तो मैं इसको कंडेंस्ड कर दूं, CH लिखा जी, CN का होल ट्वाइस लिखा, ठीक है जी, और फिर इसको OH लिख दिया। OH को चाहे तो आप उधर भी लिख सकते हैं कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। तो इस CH को आप CN से जोड़ दें होल ट्वाइस करके। अगर इसका बोन नोटेशन चाहते हैं आप तो पहले तो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करें, ये कार्बन, इस पर OH है, क्लियर, इस पर एक H है जिसको एक्सपेंड करके लिखने की नीड आपको नहीं है। ये इसका आपके पास कंडेंस्ड फॉर्मूले के बाद बोन नोटेशन हो गया है, ठीक है जी। सिमिलर वे में अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपको बोन लाइन नोटेशन दे रहे हैं, पॉलीगॉन स्ट्रक्चर दे रहे हैं, इसमें आपने कार्बन हाइड्रोजन को लिखना है, इससे आप पता क्या कर पाएंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को गिन पाएंगे। PMT में इस टाइप के क्वेश्चंस भी कॉन्टिन्यूअसली आ रहे हैं। लो जी, फिर आपने कार्बन लिखा, यहां कार्बन लिखा, कार्बन लिखा, क्योंकि हर एक कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा था 2 वैलेंसी ऑलरेडी हो तो 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, 2 वैलेंसी ऑलरेडी हो तो 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। यहां आपके पास फर्दर कार्बन, फिर ये मिथाइल मिथाइल है, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वहां फिर आप हाइड्रोजन 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 लिख रहे हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा ऊपर ओवरलैप हो गया, लेकिन आप समझ जाए हम करना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एक जिग जैग स्ट्रक्चर, कॉर्नर मिथाइल है, फिर CH2 है, फिर CH2,
फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर मिथाइल। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये लीजिए। अब इस पे हर एक पे हाइड्रोजन को ये लो जी, मिथाइल हुआ, CH2 हुआ, CH2 हुआ, लो जी। कुल मिलाकर ये आपके पास कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन इन एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। ऐसे ढेरों क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। उससे पहले हम अब क्वेश्चन तो और भी बनते रहेंगे, हम पूरी सीरीज चलाएंगे इस पर। उससे पहले अब दिमाग में क्या लेकर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, तो इस पूरे को एक 100% रिवीजन पे लेकर आए, वही सेम मॉडल। इसका स्क्रीनशॉट लें, लिखें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लें, लिख लें तो और अच्छी बात हो जाएगी। लो जी, तो इसमें हमने सारी की सारी बातों को ऐसा बताया। अब मैं आपसे फिर एक बात बोलूंगा कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कैम WS करके जिसका नाम है। वहां आपको ये नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है केमिस्ट्री वाले सर, फेसबुक पेज है भाई की क्लास, उसके अंदर पेज बना हुआ है केमिस्ट्री वाले सर, ट्विटर हैंडल है हमारे पास केमिस्ट्री वाले सर। इस तरीके से हमारे पास आप तक पहुंच बनाने की सारी तरीके हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्या कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं यहां शेयर कर देता हूं, अदरवाइज स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, आप चेक कर लें। और उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।